हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर। एंड आज का एक टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये वीडियो हम बना रहे हैं, सो आई होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि जो मानवों के अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, उनकी सार्वभौम घोषणा। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये 1948 में हुआ था 10 दिसंबर को, और जो जनरल असेंबली है यूएनओ की, उसने ये डिक्लेरेशन किया था। तो ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और प्लस इसके साथ ही जितने इसके आर्टिकल्स हैं जो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, कि इसमें बेसिकली 30 आर्टिकल्स हैं और प्लस एक प्रीएम्बल भी है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मानवाधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा है, तो ये जो हुई है ये 10 दिसंबर को 1948 को हुई है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया था। ठीक है, तो यहाँ ये बात जो है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके थे। ठीक है, पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद हम देखते हैं कि एक राष्ट्र संघ बनाया गया जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसकी बाद में रिजल्ट ये होते हैं कि लोग जितने भी जो स्टेट्स थे, जो कंट्रीज थे, वो यूनाइट नहीं हो पाए। जो उनके बीच में मतभेद थे वो दूर नहीं हो पाए, और इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। तो 2 वर्ल्ड वॉर की जो तबाही थी वो लोग देख चुके थे। तो लोगों का ये मानना था, वो ये चाहते थे कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो लोगों के जो अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, उनकी रक्षा करे, उनको बचा सके। तो इसके लिए यूएनओ बनाया गया 1945 में। जब यूएनओ बनता है उसके बाद फिर सारे जो देश थे वो यूनाइट होने लगे। धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस में जितने भी विश्व के जो देश हैं वो उसके मेंबर बनने लगे, और जो वहाँ जनरल असेंबली है, जो कि यूएनओ का सबसे बड़ा एक पार्ट कहा जाता है, सबसे बड़ा एक अंग कहा जाता है, तो उसमें विश्व के जो अधिकांश जो देश रहे हैं वो सभी उसके सदस्य रहे। इसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो 5 जो उस वक्त बड़े देश थे वो 5 स्थायी सदस्य बने। इसके साथ ही कुछ अस्थायी सदस्यों के लिए भी प्रावधान रखे गए थे। ठीक है, अब बात उठती है कि जब सारे देश यूनाइट हो गए और फिर उन्होंने एक मंच पर आकर, एक वैश्विक मंच पर आकर उन्होंने अपने अधिकारों के लिए बात करनी शुरू की, कि जो भी देश हैं, वो जो छोटे देश हैं बेसिकली, उनके राइट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि नए नए जो आज़ाद कंट्रीज उस वक्त थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो देश थे, वो अपने लिए एक सुरक्षा चाहते थे, एक ऐसा माहौल चाहते थे जहां पर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इसके लिए 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में एक डिक्लेरेशन होता है, जो जनरल असेंबली है यूएनओ की, वो एक डिक्लेरेशन करती है, एक घोषणा करती है सार्वभौम अधिकारों की। इसके साथ ही इसमें बात की जाती है, इसके बाद जितने भी इसके सदस्य देश होते हैं महासभा के, जनरल असेंबली के, उनसे कहा जाता है कि भाई जितने भी आपके जो देश हैं वहाँ आप इस चीज़ का प्रचार करिए। ठीक है, जो मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा हमने की है कि लोगों के ये राइट्स होने चाहिए, उसकी आप पब्लिसिटी करिए। जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पर वो एक स्टडी का सब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से लोगों को जागरूक बनाना है, अवेयरनेस फैलानी है इस डिक्लेरेशन के प्रति। ठीक है, यही बात जो है वो प्रीएम्बल में भी कही गई। जो इस डिक्लेरेशन की प्रीएम्बल थी उसमें काफ़ी जो बातें हैं उनको कहा गया था। उसमें ये भी कहा गया कि इसका जितना ज़्यादा हो सके प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे कि लोगों को पता चले कि उनके क्या यूनिवर्सल जो राइट्स हैं वो हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जो मानवाधिकार जो आयोग है, जो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसका मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है वो मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका में है स्थित। सदस्य हैं 193 कंट्रीज।
अधिकारी भाषाएं, ये जो डिक्लेरेशन हुआ उस वक्त, तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली तौर पर 5 लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, 5 लैंग्वेजेस कौन सी थी? अरेबियन, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी। अब हम अगर भारत में बात करते हैं तो भारत में इसका हिंदी ट्रांसलेशन उपलब्ध है, जो कि भारत सरकार की तरफ से उसको अप्रूव किया गया है। अध्यक्ष की बात करते हैं तो महासचिव एंटोनियो गुटेरस, और विश्व भर में जो हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में कुछ बात होगी बेसिकली। अब बात करते हैं हम ये यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बारे में। आप देख सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1948। ठीक है, इसके बाद दिस डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सप्रेशन of human rights to which all human beings are entitled. It is described as the International Magna Carta. Okay, तो जब हम बात करते हैं कि भाई राइट्स की बात हो रही है, यूनिवर्सल तौर पर बात की जाए या फिर किसी भी नेशनल लेवल पर बात की जाए, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स के राइट्स के बारे में बात की जाए, तो हम सबसे पहले मैग्ना कार्टा को देखते हैं। मैग्ना कार्टा जो था ये ब्रिटेन में एक सिटीजन्स के लिए राइट्स के तौर पर सबसे पहला अधिकार पत्र था। ठीक है, इसके बाद बिल ऑफ राइट्स आता है। इसके बाद फिर जब अमेरिका 1776 में आज़ाद होकर अपना एक नया संविधान बनाता है, तो वहाँ पहले जो 10 संशोधन किए गए वो भी बिल ऑफ राइट्स कहे जाते हैं। तो ये सभी हमारे इतिहास हैं अगर हम राइट्स की बात करते हैं। तो अगर यहाँ बात हो रही है यूनिवर्सली तौर पर ह्यूमन राइट्स की, तो मैग्ना कार्टा को तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। तो मैग्ना कार्टा की बात होगी। द डिक्लेरेशन कंसिस्ट्स ऑफ 30 आर्टिकल्स विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दीज आर एक्सप्लेन्ड बिलो। जितने भी 30 आर्टिकल्स हैं जो डिक्लेरेशन में हैं, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है, या हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप देख सकते हैं, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। सभी जो मनुष्य हैं ये गौरव अधिकार के मामले में जन्मजात इनको स्वतंत्रता और समानता मिली हुई है। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं वो भाईचारे के साथ रहें और इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स, उनको जो राइट्स हैं वो इक्वली मिले हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले ही आर्टिकल में बात ये होती है कि सभी जो ह्यूमंस हैं वो फ्री बॉर्न हुए हैं और उनको जो राइट्स हैं वो इक्वली मिले हुए हैं। पहले ही आर्टिकल में स्वतंत्रता और समानता की बात की जाती है। अब स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो 3 वर्ड्स हैं ये हम फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखते हैं और वहीं से हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोरो किए हैं और वही हम यहाँ पर भी फर्स्ट आर्टिकल में ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 2 कहता है कि एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू ऑल द ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम्स विदाउट डिस्टिंक्शंस ऑफ एनी काइंड सच एज रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, पॉलिटिकल और अदर ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टी, बर्थ और अदर स्टेटस। तो किसी भी तरह के भेदभाव की यहाँ पर बात नहीं की गई है। चाहे किसी भी तरह के लोग हों, चाहे जाति या वर्ण, लिंग, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन या पॉलिटिकली या फिर किसी भी थॉट के लोग हों, किसी भी देश के लोग हों, किसी भी स्पेशल कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ हो, प्रॉपर्टी के बेस पर या किसी भी बेस पर उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ सेकंड जो आर्टिकल है उसमें ये बात की जाती है किसी भी तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल थर्ड कहता है, यहाँ आर्टिकल 3 से 21 तक कंसिस्ट्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो आर्टिकल 3 से 21 तक के जो राइट्स हैं ये सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 3 की हम बात करते हैं जो कहता है कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी।
यानी कि लाइफ की, राइट टू लाइफ की बात करता है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। लिबर्टी की बात करता है और सिक्योरिटी की बात करता है। देन आर्टिकल 4 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड सर्विट्यूड। अब गुलामी या दास्ता जो कि पहले बहुत ही कॉमन हुआ करती थी, जिसको खत्म कर दिया गया। अब जितने भी देश हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें भी इस चीज को बेसिकली खत्म ही कर दिया गया है। गुलामी या दास्ता जैसी चीजों को अब नहीं रखा गया है। देन आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड इनह्यूमन पनिशमेंट। किसी भी तरह का अमानुषिक जो व्यवहार है, जिसमें लोगों को अपमानजनक व्यवहार उनके साथ किया जाता है, वो सभी टॉलरेट नहीं होगा। तो इन सभी से लोगों को फ्रीडम दे दी जाएगी। तो यहाँ आर्टिकल 5 की बात होगी। देन आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ। कानून की निगाह में व्यक्ति के रूप में स्वीकृति प्राप्ति का अधिकार लोगों को होगा। ठीक है। देन आर्टिकल 7 कहता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, इसको हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ। 3 तरह की चीजें हमें, इससे मुझे याद आ रहा है, 3 तरह की चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक तो है कि विधि का शासन, जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, ये ब्रिटेन से हम लेते हैं। इसके साथ ये दूसरा है कि विधि के समक्ष समानता या विधि की उचित प्रक्रिया, ये हम अमेरिका से लेते हैं। तीसरा एक और सेंटेंस है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हम जापान से लेते हैं। ये 3 सेंटेंस हैं और तीनों में बहुत माइनर डिफरेंस आपको नजर आते होंगे। ठीक है। आर्टिकल 8 कहता है कि राइट टू जुडिशियल रेमेडी। किसी भी तरह का, किसी भी देश का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट रिलीजन का व्यक्ति हो, किसी भी कम्युनिटी से रिलेट करता हो, वो उसको जुडिशियल रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है। आर्टिकल 8 हो गया ये। आर्टिकल 9 की बात करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट और एक्साइल, यानी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी को, नजरबंद या फिर देश से निष्कासित नहीं किया जा सकता है। ये बात करता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 कहता है राइट टू ए फेयर ट्रायल एंड पब्लिक हियरिंग। निष्पक्ष तरीके से जो भी जुडिशरी होगी वो सुनवाई करेगी। यहाँ पर किसी तरह का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पूरी तरह से जो निष्पक्षता है उसको अपनाया जाएगा। पार्शियलिटी नहीं होगी किसी के साथ। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट टू बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, यानी कि अपराध सिद्ध होने से पहले खुद को बेगुनाह साबित करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 12 कहता है कि राइट टू प्राइवेसी एंड रेपुटेशन, एकांतता या और सम्मान का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी जो एक ह्यूमन का बेसिक राइट होता है, जिसे हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया है, तो ये बेसिक राइट होता है, लोगों को इसकी नीड होती है। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये आर्टिकल 13 कहता है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति है वो आ जा सकता है, फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू सीक एस्लम, यानी शरण लेने और रहने का अधिकार। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश में शरण ले सकता है, वहां जाकर रह सकता है। आर्टिकल 15 राइट टू ए नेशनलिटी, किसी भी देश की नागरिकता लेने का हमारा राइट होता है, बशर्ते वहाँ हर देश के अपने अपने सिटीजनशिप के नियम और कायदे कानून होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। आर्टिकल 16 राइट टू मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन, हर व्यक्ति को एक राइट होता है मैरिज का और फैमिली प्रोटेक्शन का। आर्टिकल 17 कहता है राइट टू ओन प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति रखने का राइट होना चाहिए। जैसे ये संपत्ति रखने का जो राइट है, इसके बारे में अलग अलग हमें थॉट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि लॉक कहते थे कि ये एक नेचुरल राइट है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये जो तीनों राइट्स हैं ये नेचुरल राइट्स हैं, ऐसा लॉक का कहना था।
इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट्स में था, यानी कि पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन उसके बाद में 44th अमेंडमेंट होता है और जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल कर। ठीक है, तो आर्टिकल 17 की बात हो गई। आर्टिकल 18 फ्रीडम ऑफ थॉट, कंसाइंस एंड रिलीजन। ठीक है, हर व्यक्ति को एक अपना विचार रखने का, अपनी अंतरात्मा और अपने जो रिलीजन है उसकी स्वतंत्रता का राइट होता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है और मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो भी किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो विचार, अभिव्यक्ति और सूचना की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो दिया गया है इसमें। आर्टिकल 20 कहता है कि फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी असेंबली को हम कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 21 जो ये कहता है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का जो राइट है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसके साथ ही जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसमें एक्सेस कर सकता है कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें जा सकते हैं। देन आर्टिकल 22 से 27 तक के जो आर्टिकल्स हैं तो कंटेन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो इन सभी आर्टिकल्स में इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात हो रही है। तो सभी इस तरह से हैं कि आर्टिकल 22 कहता है कि राइट टू सोशल सिक्योरिटी। 22 बात करता है सोशल सिक्योरिटी की, सामाजिक तौर पर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आर्टिकल 23 कहता है कि राइट टू वर्क एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो हर काम के लिए अगर बराबर का काम है, समान काम है, तो उसके लिए समान वेतन की बात की गई है, जैसा कि इंडियन जो डीपीएसपी हैं उनमें भी बात की गई है। ओके, आर्टिकल 24 कहता है कि राइट टू रेस्ट एंड लीजर, विश्राम और अवकाश का अधिकार होना चाहिए। देन आर्टिकल 25 कहता है राइट टू एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज एंड सिक्योरिटी। ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों के वो फुलफिल होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो खाना है, जो एक जो मेडिकल की फैसिलिटीज होती हैं, ये सारी जो सामाजिक सुविधाएं हैं ये लोगों को उपलब्ध होनी चाहिए। देन आर्टिकल 26 क्या कहता है? 26 कहता है राइट टू एजुकेशन की बात करता है। जो यूएनओ के जो पार्ट्स हैं वो बेसिकली बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो चलते हैं, यूनिसेफ के, यूनेस्को के। ये इनका काम होता है कि जितने भी सोशली जो प्रॉब्लम्स हैं इनको दूर करना, इनके लिए काम करते हैं वो लोग। एजुकेशन के लिए काम करते हैं, काफ़ी सारे फील्ड्स में ये लोग काम करते हैं। तो आर्टिकल 26 बात करता है राइट टू एजुकेशन की। आर्टिकल 27 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी, यानी कि समाज में जो सांस्कृतिक जीवन है उसमें भाग लेने का अधिकार। संस्कृति यानी कल्चर, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी समाज के लिए अपने कल्चर को बचाना एक बहुत बड़ा एक चुनौती हो गई है आज की लाइफ में, क्योंकि जो पश्चिमीकरण हो रहा है या फिर जो हम कहेंगे कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से जो कल्चर है वो मिक्सअप हो रहा है। तो हर समाज के लिए, हर सोसाइटी के लिए अपने कल्चर को बचाना ये एक चुनौती हो गया है। तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने कुछ हमारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे नागालैंड है या फिर मेघालय है, कुछ ऐसे कंट्रीज, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है उसको हमने बचाने के लिए बहुत काम किए हैं और गवर्नमेंट कर भी रही है। तो
जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का, उसमें भी ये बात की गई है कि राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, the last three articles specify the context within which all the human rights are to be enjoyed. Thus they state are as under article 28. तो आर्टिकल 28 कहता है कि everyone is entitled to a social and international order in which the above rights and freedoms can be fully realized. तो हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ऐसी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर व्यवस्था की प्राप्ति का अधिकार होगा जिसमें उस घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पूर्णता प्राप्त किया जा सके। ओके, आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 कहता है कि द एक्सरसाइज ऑफ द एबव राइट्स एंड फ्रीडम शैल बी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग रिकॉग्निशन एंड रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स and for meeting the requirements of morality, public order and general welfare. अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए प्रत्येक व्यक्ति ऐसी ही सीमाओं के द्वारा बाध्य होगा जो कानून के द्वारा निश्चित की जाएंगी और जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं के लिए आदर और समुचित स्वीकृति की प्राप्त होगा। ठीक है, ये सारी जो बात है, सामान्य कल्याण की बात है, सार्वजनिक व्यवस्था की बात है, ये सारी जो बातें हैं ये आर्टिकल 29 में कही गई हैं। अगर आपको इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही हैं, इनका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो तो आप टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, आप बात करते हैं आर्टिकल 30 की, जो ये कहता है कि नो स्टेट ग्रुप ऑफ पर्सन हैज एनी राइट टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एबव राइट्स एंड फ्रीडम। कि इस डिक्लेरेशन में जितनी भी बातें कही गई हैं, किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाना है कि जिससे यह लगे कि किसी भी राज्य, समूह या व्यक्ति को किसी ऐसे प्रयत्न में संलग्न होने या ऐसा कार्य करने का अधिकार है जिसका उद्देश्य यहाँ बताए गए अधिकारों और स्वतंत्रताओं में से किसी का भी विनाश करना हो। ठीक है, तो ये सभी जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 30 तक, ये सभी आर्टिकल्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। सो आई होप सो आपको मेरा वीडियो अगर आज का अच्छा लगा होगा, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।